ओके, लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया वन बाय वन। अब फर्दर बेटा हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आपको इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका मुझे आपने आंसर देना है, ये भी आप पढ़िएगा। उसने बोला why a weak home currency is not a perfect solution। आप लोगों को मैंने ये बताया था कि अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना है, अगर किसी कंट्री का आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए, उस मुल्क की जो करेंसी है वो थोड़ी वीक कर देनी चाहिए। उसका फायदा ये होता है, जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी वीक है, उसका फायदा ये होगा, आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज कर जाएंगी। सेकंड, जो लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा कि क्योंकि वो जब पैसे लेके आएंगे आपके मुल्क में तो उनके पास पैसे ज्यादा अवेलेबल होंगे। लेकिन उसने लिखा कि व्हाई अ वीक होम करेंसी इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। बेटा व्हाई नॉट, कौन आंसर देगा? वीक करेंसी बेटा हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। व्हाई? मैंने इसको अभी पीछे किया था कि आप मुझे आंसर दीजिए। उसामा बेटा बताएं कि वीक होम करेंसी हमेशा अच्छा सॉल्यूशन क्यों नहीं होता? सर जी उसका बैग इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है। नहीं, क्यों? पॉजिटिव भी तो पड़ता है, पॉजिटिव मैंने बताया तो है आपको भी। इसका पॉजिटिव भी तो पड़ रहा है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। पाकिस्तान जैसे एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। ओके, जिस सर तरह इस वजह से सर ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी तो बहुत वीक है लेकिन इसकी एक्सपोर्ट्स नहीं है तो इसका हमें इतना फायदा नहीं हो रहा। ओके, बिल्कुल फॉरेन सही डायरेक्ट है। इन्वेस्टमेंट लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सर उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफी पड़ रहा है। बिल्कुल सही है जी। और बेटा कोई? सर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं तो बेटा वो आपकी अपना आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना तो जो उनका प्रॉफिट होता है वो भी फिर मतलब ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं ना मेरे हिसाब से कि तो एक ये तो अपने मुल्क की फायदेमंद होगा करेंसी या नुकसानदेह होगा, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सही जी नुकसानदेह होगा ना। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंट्री है वो इंपोर्टिंग नेचर की है या एक्सपोर्टिंग नेचर की है। अब चाइना बेटा अपनी करेंसी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा? देखिए आपके सामने एग्जांपल है, पूरी दुनिया के अंदर वो कर रहा है, उसके जो पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो है वो सारी की सारी ट्रेड फैली हुई है, लेकिन स्टिल सेकंड सुपर पावर वो है, लेकिन फिर भी वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा। बड़ी माइनर सी करेंसी है उसकी, दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में बहुत कम वैल्यू है उसकी। उसकी बेटा रीजन ये है कि वो एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं अगर वो अपनी करेंसी को वीक रखेंगी तो लोग उस मुल्क से खरीदने के लिए आएंगे। चाइना बेटा इंपोर्टिंग कंट्री नहीं है, वो बहुत कम चीजें इंपोर्ट करता है। ऐसी कंट्रीज बेटा जहां पे इंपोर्ट्स आपकी बहुत ज्यादा हो, उन कंट्री के लिए वीक करेंसी इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन। वो आपको फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देगा। अब हमारे मुल्क की करेंसी इतनी वीक हो चुकी है, हमें फिर भी फायदा नहीं हो रहा। हालांकि इतनी वीक करेंसी है, कहाँ 100 थी कहाँ पे 160 पे चली गई है, बट स्टिल वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज एक तो आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें कोई नहीं है, सेकंड आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो चीज जो पहले आप 100 रुपए में इंपोर्ट कर रहे थे अब वही चीज आप 160 रुपए में इंपोर्ट कर रहे थे, तो 60 रुपए आपकी वैसे कॉस्ट इंक्रीज कर गई। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मुल्क की जो आपकी कंट्री है वो इंपोर्टिंग नेचर की है या एक्सपोर्टिंग नेचर की है। अगर तो बेटा वो एक्सपोर्टिंग नेचर है लाइक चाइना, तो फिर आपको वीक करेंसी परफेक्ट सोल्यूशन देगी। लेकिन बेटा अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वीक करेंसी हमेशा कुछ अरसे के लिए तो फायदा दे सकती है, लेकिन लंबे अरसे तक वो आपको फायदा नहीं देगी, बल्कि उल्टा आपको वो नुकसान देगी। So that's why it's not always a perfect solution। ये ना समझे कि जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव हुआ तो चलो जी करेंसी वीक कर दो बस ठीक हो जाएगा। नो, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अरसे के लिए तो आपको वो फायदा दे सकती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन बेटा लंबे अरसे में वो आपको नुकसान देंगी। That's why it's not always a perfect solution। Understand बेटा? Okay, then बेटा factors affecting DFI। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटा हम करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक हिस्सा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डीएफआई को इफेक्ट करते हैं, लाइक जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर डीएफआई आना चाह रही। डीएफआई बेटा अगर आएगी तो फायदा होगा, जाएगी तो नुकसान होगा। तो अगर हमारे मुल्क में डीएफआई आ रही है तो इन्फ्लोज बढ़ेगा, अगर हमारे मुल्क में डीएफआई नहीं आ रही तो इन्फ्लो कम होगा। तो पहला फैक्टर है बेटा चेंज इन रिस्ट्रिक्शंस। ये कैसे इफेक्ट डालता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, लिखा भी हुआ आपके सामने। जी उजाला बेटा,
सर अगर मतलब बैरियर्स कम होंगे, टैक्स वगैरह कम होंगे, तो जो दूसरी कंट्रीज वगैरह हैं वो लोग यहाँ के इन्वेस्ट भी करेंगे और बिजनेस वगैरह में भी करेंगे, यानी न्यू अगर आप अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। जी बिल्कुल, अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम लगाएंगे, आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, टैक्स रेट कम करेंगे, बहुत सारी चीजों में उनको रिलैक्सेशन देंगे, तो डेफिनेटली बेटा आपके मुल्क के अंदर जो है वो डीएफआई इंक्रीज होगी। और डीएफआई इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। प्राइवेटाइजेशन बेटा, जी प्राइवेटाइजेशन बेटा कैसे आपके किसी भी कंट्री का जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट डालती है? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी पूछे क्वेश्चन बेटा पहले। सर जो आपने इसका चेंज इन रिस्ट्रिक्शन पे किया है कि हमारे मुल्क में एफडी आएगी, तो इससे हमारे जो लोकल बिजनेस हैं तो उस पर इम्पैक्ट नेगेटिव होगा? हाँ हाँ बेटा देखिए, हम ये डिस्कस कर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। इवन यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, देखें जब बेटा आप डीएफआई लेके आते हैं तो डीएफआई से आपको बहुत से, देखिए हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। डीएफआई आपकी कंट्री में आएगी, इनफ्लोज आएंगे, जब इनफ्लोज आएंगे इट मीन्स कि आपके मुल्क में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज करेगा। देखना ये है कि हमारे मुल्क को उस चीज से फायदा ज्यादा हो रहा है या नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो बेटा बाज दफा गवर्नमेंट डीएफआई को रोक भी देती है, और ये हमने पढ़ा भी हुआ था, अभी आगे इसके अंदर आएगा। एक रेड टेप बैरियर्स का मैंने वर्ड यूज किया था, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में शायद वो वर्ड आए भी। तो जानबूझ के गवर्नमेंट डीएफआई नहीं भी आने देती, उसकी वजह यही होती है कि जब आपकी लोकल बॉडीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि हमने इसको नहीं आने देना। तो बेटा जब भी डीएफआई आती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो यही देख रही होती है कि हमें कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं। अगर हम अपने मुल्क में देखें, हमें एनर्जी सेक्टर में चीजें चाहिए तो हम कोशिश करेंगे हम एनर्जी सेक्टर के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में फ्लॉप है तो हम कोशिश करें कि हम टेक्सटाइल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनको उनके ऊपर से पाबंदियां उठाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें। तो गवर्नमेंट देख रही होती है कि हमने किस सेक्टर को बूम करना है, उसके मुताबिक बेटा फिर वो चेंज इन रिस्ट्रिक्शंस करती है। तो अगर आपका ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट है तो बेटा हम डीएफआई को डेफिनेटली वेलकम करेंगे। अगर आप चाइना के एग्जांपल लें फिर तो हम कहेंगे चाइना को तो अब किसी को आने नहीं देना चाहिए, कि चाइना के अंदर हर मुल्क का तो हेड ऑफिस आपको चाइना में मिलेगा, फिर तो चाइना किसी को भी डीएफआई में नहीं आने देगा। तो चाइना बेटा कोशिश करता है कि जो जो उस मुल्क के अंदर चीजें नहीं बन रही है, जो जो चीजों के अंदर फ्लॉज हैं, वो उन लोगों के अंदर फिर डीएफआई को लेके आता है, प्रमोट करता है कि आप आगे यहाँ पे प्रोड्यूस करें। तो ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उसने किस किस्म की डीएफआई लेके आनी है। जी प्राइवेटाइजेशन बेटा, बेटा प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी आप डीएफआई को प्रमोट कर सकते हैं। जिस तरह आजकल हम स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर लगता है गवर्नमेंट को कि हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि नुकसान दे रहे हैं उल्टा फायदा देने की बजाय, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। जब प्राइवेटाइजेशन आप करेंगे तो फिर दूसरे मुल्क के जो बिजनेसेस हैं वो इंटरेस्ट शो करेंगे इस मुल्क के अंदर उस बिजनेस को परचेज करने में, जिसकी वजह से हमें फायदा ये होगा कि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनफ्लोज आएंगे। तो जो बिजनेसेस आपको फायदा नहीं दे रहे तो बेटा प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी आप इन्फ्लोज लेके आ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप डेवलप कंट्रीज देखें तो वहां पे 90 to 95% जो लोग हैं वो प्राइवेटाइजेशन है बिजनेसेस में। बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, वरना आपको वहां बिजली भी आपको प्राइवेट मिलती है, प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं, वो आके चेक करती हैं, वही आके आपको बिल देती हैं। हमारे मुल्क के अंदर हम ज्यादातर फोकस करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, सीधी सी बात है, जिसका हमें नुकसान भी होता है। तो प्राइवेटाइजेशन अगर गवर्नमेंट करेगी तो प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी आप डीएफआई लेके आ सकते हैं। बट हर मुल्क तो मुल्क बेटा देरी करता है। डेफिनेटली हमारे मुल्क में मैंने बोला प्राइवेटाइजेशन को बुरा समझा जाता है। अब आप देख लें, जब बैंक प्राइवेटाइज नहीं हुए तो उससे पहले बैंकों की हालत देख लें, और प्राइवेट होने के बाद बैंकों की हालत देख लें। स्टिल अगर आप कंपेयर करें गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट